अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। चीन बेहतरीन दोस्त, दुख सुख का साथी। वजीर आजम इमरान खान बीजिंग रवाना हुए तो कई उम्मीदें इस दौरे से वाबस्ता थीं कि सऊदी अरब के बाद चीन भी पाकिस्तान की गिरती मईशत को सहारा देने के लिए किसी इमदादी पैकेज का ऐलान करेगा, लेकिन सऊदी मॉडल की तरह किसी पैकेज का ऐलान अब तक न हुआ। लेकिन इस दौरे में दो तरफा ताउन के 15 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत जरूर हुए। इसके अलावा जो अहम बात हुई वो पाकिस्तान और चीन का एक दूसरे की करेंसी में तिजारत के मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का फैसला है। पाकिस्तान और चीन ने तिजारती सरगर्मियों के लिए बाहमी करेंसी के हजम को दो गुना कर दिया। उधर चीन में मौजूद वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि चीन से मालियाती पैकेज के आदाद शुमार अभी मफरूजों पर मबनी है। चीन से मालियाती पैकेज की बात हुई है जिसमें इमदादी पैकेज पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। विफाकी वजीर खजाना ने कहा कि किसी एक नहीं बल्कि कई दोस्त ममालिक से बातचीत जारी है। तवीलुल मुद्दती शराकत दारी और सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। असद उमर ने कहा कि चीन से तिजारत एक तरफा है। इक्तिसादी राहदारी वाकई इक्तिसादी राहदारी होनी चाहिए। चीन से ताल्लुकात को कर्ज या इमदाद से निकाल कर तिजारत पर ले जाना चाहते हैं और हमारा सारा जोर सनत, तिजारत और ज़राअत के शोबों पर है। उन्होंने कहा कि इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 7% रही और IMF का वफ्द बेल आउट पैकेज के मामले पर भी पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इस हवाले से मुआशी तज्जियाकार ऐसे में वजीर आजम के दौरे चीन को किस देख रहे हैं, आज इसी पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे सीनियर तज्जियाकार फरहान बुखारी साहब। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर हनीफा जारी और इसके अलावा स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आदिल नजम, प्रोफेसर हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोफेसर डॉक्टर आदिल साहब। आदिल साहब, आपसे ही बात शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म का एक ऐसा दौरा जो सऊदी अरब के बाद, सऊदी अरब के कामयाब तरीन दौरे के बाद, जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत जिस ट्रैप में फंसी हुई थी उससे निकलने के लिए, फाइनेंशियल ट्रैप से निकलने के लिए हमें हार्ड कैश असिस्टेंस की ज़रूरत थी। हमें ज़रूरत थी कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स की, कुछ अच्छे मंसूबों की, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। सऊदी अरब से हमें काफ़ी रिलीफ मिला। अब चीन के हवाले से बात की जा रही थी कि हमें और सपोर्ट मिलेगी। अभी तक उस तरह की सपोर्ट हमें मिल पाई या नहीं मिल पाई, आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान ने हासिल किया इस वजीर आजम के दौरे से? आदिल नजम साहब, आप आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 बिल्कुल जी, मैं जानना चाह रहा था कि क्या मिला प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान को? जी, मेरे ख्याल में पहली चीज तो ये कि ना ही साउथ इंडिया का दौरा कोई इतनी बड़ी कामयाबी था और ना ही ये कोई हमें इतनी तशवीश होनी चाहिए। मेरे ख्याल में चीन का दौरा भी कामयाब दौरा था और शायद पैकेज से ज्यादा अहम चीज जो है वो मुआहदे हैं। अगर उनसे असल में तिजारत से कोई फर्क पड़ता है, असल में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चीन के साथ है, अगर वो बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है किसी भी पैकेज से, किसी भी बख्शीश से, किसी भी, क्योंकि हम मेरे ख्याल में तो ये लफ्ज पैकेज इस्तेमाल करना ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि दौरे से पहले तासुर ही आ गया था कि हम जाएंगे और वापस आते हुए हमें एक लिफाफा करा देंगे कि यार ये सीधी रख लो और इससे अपने मसले हल कर लो। ना तो वो सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया है, ना ही चीन करे। अहम चीज ये है कि क्या हमारी चीन की के मुआहिदों की वजह से कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल बेहतरी आती है कि नहीं, और वो सिर्फ तजारत से आएगी, वो इस खराब से नहीं आएगी, वो किसी थोड़ी सी रिलीफ से नहीं आएगी। रिलीफ भी जरूरी है, एड भी जरूरी है अगर मिलती है, हालांकि चीन से आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या स्ट्रक्चरली और खुसूसन हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से हमें कोई फायदा होता है। अच्छा, तो आप समझते हैं करेंसी स्वैप की जो बात हुई के डॉलर डोमिनेशन से निकलने की, बाहमी ट्रेड जो है वो पाक और चाइना जो अपनी करेंसी में करेंगे, ये हमें एक रिलीफ मिलेगा इससे, एक इट्स ए गुड साइन हो सकता है। हाँ, अब मेरे ख्याल में अच्छी चीज है, लेकिन देखिए चीन की तो बहुत बड़ा चीन का गोल ये है कि उनकी जो करेंसी है वो डॉलर की तरह एक आलमी मंडी में अहम करेंसी बन जाए। तो उनका तो हर मुल्क से कोशिश ये होती है
कि यौन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल हो, और अभी जो डॉलर की डोमिनेंस है उसमें वो डेंट डालना चाहते हैं। वो चीन के लिए तो बड़ा जरूरी है, हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है, लेकिन असली चीज ये है कि अगर आप उनसे इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं तो आप वो यौन कहाँ से लाएंगे जो उनको देंगे। तो दिस इज अ गुड स्टेप मेरे ख्याल में, क्योंकि हम भी डॉलर की डिपेंडेंस से थोड़ा निकल जाएंगे और हमारा भी एक बास्केट में मुख्तलिफ फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए, लेकिन करेंसी कहीं से आएगी। देखिए यौन में आपके पास रेमिटेंस तो आती नहीं है, रेमिटेंस तो आपकी डॉलर में आती है, तो वो सिर्फ रह जाते हैं आपकी एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट अगर आप चीन को बढ़ाएंगे तभी आपके पास यौन आएगी। ठीक, रखते हैं जरा एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप वो कर रहे हैं। फरहान बुखारी साहब कहते हैं कि जो तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन के हवाले से, किस हद तक उसमें कामयाबी मिली, पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं, फिर जरा आ जाते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी। जी बुखारी साहब। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन ने पाकिस्तान की बार बार मदद की है तारीखी एतबार से, और कई मौक़ों पे की है, लेकिन चीन का मिजाज और तरीका हमेशा ये रहा है कि वो खामोशी से काम करते हैं, और यही एक बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। हम बहुत ज़्यादा वावेला करते हैं पब्लिकली, या बहुत ज़्यादा तशहीर करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो खामोशी से काम करते हैं। तो एक तो ये हमें नुक्ता नहीं भूलना चाहिए, ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये अहम बात है कि इस दौरे में भी अगर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि चीन ने पाकिस्तान की कोई इस्तदा थी या कोई रिक्वेस्ट थी जो कि चीन ने जिस पे इनकार कर दिया, बल्कि वक्त के साथ साथ, जैसे डॉक्टर आदिल नजम साहब अभी कह रहे थे और ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कि अगर तजारत बढ़ जाती है और इतना बड़ा तजारती खसारा जो कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल को 11 अरब डॉलर का था, गैर सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि कोई 15 से 16 अरब डॉलर का था, जो भी हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तजारती खसारा है। अगर ये इसमें कमी आ जाती है और इसके नतीजे में पाकिस्तान की बरामदात चीन को बढ़ जाती हैं और फिर ये कायम रहती हैं, ये नहीं होता कि ये कुछ 6 महीने या साल की बात हो, बल्कि ये एक सिलसिला चलता है और आगे जाके इसमें मजीद बेहतरी आती है, तो वो मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा दूर फायदा होगा पाकिस्तान को बनिस्बत जिस तरह की इमदाद सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान को जिसकी पेशकश की है, वादा किया है। तो एक तो ये बुनियादी बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए चीन को भी, पाकिस्तान चीन के लिए एक बहुत अहम मुल्क है, खासतौर से सीपैक के हवाले से, क्योंकि अगर ये सीपैक में कोई थोड़ी बहुत भी नाकामी होती है तो ये इसके असरात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे, बल्कि बुखारी साहब अंदर की खबर क्या है, मेन मोटी मोटी जरा बताइएगा, आपके तो माशाल्लाह बड़े रिसोर्सेज हैं, बताइए अंदर की खबर क्या है तगड़ी। अंदर की खबर जो मेरे जराए बता रहे हैं वो ये है कि चीन ने जो कुछ अभी तक मंजर आम पे आया है, गालिबन उससे कुछ ज्यादा वादे किए हैं, और गुज़िश्ता साल में भी कम से कम कोई 4.5 से 5 अरब डॉलर चीनी बैंक्स ने पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए, बैलेंस पेमेंट की सपोर्ट की मद में कर्जे दिए थे। और मेरी इतलात तो ये है कि मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला अगर पाकिस्तान को जरूरत हुई तो ये सिलसिला अपनी जगह पे चलता रहेगा, वो पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करेंगे। कुछ खबरें कुछ और भी सोर्सेज से आ रही हैं, तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो कंफर्टेबली शायद हमारे अकाउंट्स में रखवाएं, और उसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। आदिल नजम साहब इस वक्त बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर अपनी एक्सपोर्ट्स किसी तरीके से बढ़ाए, सिर्फ चीन का इस वक्त जो क्वांटम है उनकी इंपोर्ट्स का, वो पर ईयर अराउंड $2 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स करते हैं, पाकिस्तान का उसमें पोर्शन से $1.74 बिलियन है। हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1% भी पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स चली जाती हैं चीन, हमें एक्सेस मिल जाता है तो 17-18 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के आ जाते हैं एक्सपोर्ट साइड पे। हमें तो अगर ऐसी कोई चीज हो कि 1% भी हमें एक्सेस मिल जाए तो हमें सहूलतें इस हवाले से काफी मिलना चाहेंगी, हम डिमांड करते हैं बल्कि रादर। इमरान साहब एक अगर मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात कर सकूं, आदिल नजीम बोल रहा हूँ जी, मुख्तसर सी, आपने जो कहा एक्सेस बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी अहम चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में मसला ये नहीं है कि हमारे पास एक्सेस नहीं, मसला ये है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना इंपोर्ट करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें रोक रहे या तो मत भेजो।
आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कोई चीज क्वालिटी की ऐसी बनानी होगी कि दुनिया की जो मंडी है वो कहे कि हाँ हम तुमसे खरीदते हैं। और जरा सोचें कि चीन के मुकाबले में आप सर, चीन के मुकाबले में आप कोई चीज बना के और एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल, या कोई रॉ मटेरियल हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ आपको बेचने को होगा ना, अगला तभी खरीदेगा। और ये दैट इज द स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। कि स्ट्रक्चरल क्वेश्चन ये है कि आपने जो भी रिलीफ ले ली, सऊदी अरेबिया से ली या चीन से ली, और मेरे ख्याल में फरहान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि चीन का जो मोडस ऑपरेंडी है इंटरनेशनल अफेयर्स में वो बड़ा फर्क है। वो खामोशी की वो करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, और खामोशी की इकोनॉमिक्स करते हैं, और दैट हैज बीन सक्सेसफुल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहे रिलीफ आपको चीन दे, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी दिया और फिर भी देंगे, या वो सऊदी अरेबिया आपको डिफरल पेमेंट कर दे, ये ना भूलिए कि ये पैसे आपको वापस करने हैं। ऐसा कोई नहीं करता कि कहता है यार ये ले जाओ, ये बस ठीक है रख लो। नो फ्रीलांस सर, दो फ्रीलांस। तो अब जब आपने ले लिए, आप इस वक्त की क्राइसिस से निकल भी, और IMF का भी यही है, राइट, IMF ने भी जो ले लिए, तो मेरे में जो एक मुझे कई बार तशवीश होती है आम लोगों की हद तक, वो ये कि समझा यह जाता है कि एक बार हम इस मसले से निकल गए तो मसला खत्म हो गया। मसला खत्म नहीं होता। इनको बेल आउट इसलिए कहते हैं कि आपको एक थोड़ा सा जेल से बेल मिल जाती है कि थोड़ी देर आप बाहर जाके कोई ऐसा काम कर लें। ठीक है। आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान बुखारी साहब भी मौजूद हैं, हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर हनीफ हजारी ने। हजारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या खबरें आई हैं चीन से? बहुत ज्यादा तवक्कात वाबस्ता थी। पहले तो बताइए मोटा मोटा हिसाब क्या समझ में आ रहा है, इस वक्त क्या मिला है पाकिस्तान की किटी में क्या बड़ी बड़ी चीजें आई हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो स्टोरी आई थी, जिससे मिसकॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप अंडर प्रेशर आ गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, CPEC के मसले को लेते हुए, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। जो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें जो इस दौरे के अंदर आई हैं, जो कि 15 MOU साइन हुए हैं, लेकिन उस MOUs के अंदर 3-4 MOUs ऐसे हैं जिसकी डिटेल्स बाहर आ गई है। सबसे बड़ी चीज़ तो जो इस दौरे के अंदर हुई, पाकिस्तानी रुपी को फ्रीली कन्वर्टेबल करने के लिए RMB के साथ कोशिश की जा रही है, और इसके लिए दोनों मिलकर सेंट्रल बैंक आपस में मिलेंगे और इसको डिसाइड करेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा। पाकिस्तान की इस वक्त चाइना से जो इंपोर्ट्स है वो $19 बिलियन की है और एक्सपोर्ट है $2 बिलियन की, तो $17 बिलियन की डेफिसिट है। इसको जब हम कन्वर्ट करते थे पहले भी, अभी भी हमें RMB से LC खोलने की इजाज़त थी स्टेट बैंक से, लेकिन वाया US डॉलर करना पड़ता था जी। तो बाइंग और सेलिंग रेट का जो डिफरेंस आता था कन्वर्टेबिलिटी में, वो 3% का आता था, और बैंक चाइना की वल्नरेबिलिटी ऑफ US डॉलर को देखते हुए प्रीमियम भी चार्ज कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं था। लेकिन लेटली आप अगर स्टेट बैंक का डेटा उठा लें तो पाकिस्तान की जितनी भी डायरेक्ट इंपोर्ट्स हो रही थी उसकी LC सारी RMB में खुल रही थी। अच्छा, अगर इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान को एनुअली $2 बिलियन का, जो कि बैंक चार्जेस, कमीशन और डेफिसिट का जो प्रेशर आ रहा था, वो प्रेशर यानी करेंसी स्वैप से हमें एनुअली $2 अरब बचेंगे मोटा मोटा। जी सर, ठीक है, मोटा मोटा। और एंड विच इज दिस इज हाउ मच % इन आवर, अगर देखें हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमारी ट्रेड डेफिसिट का चाइना से जो इंपोर्ट्स है वो 29 है। तो अगर आप इस चीज़ को ट्रांसलेट करें एनुअली तो $3 से $4 बिलियन का पाकिस्तान को फायदा होगा। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आ जाते हैं जरा दूसरे पॉइंट पे भी आ जाते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके बाद पहले तो एक चीज यहां पे क्लियर हो गई, तकरीबन करेंसी स्वैप में पाकिस्तान को जो है सालाना $2 अरब बच सकते हैं। एक गुड डायरेक्शन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे चीन की। इस वक्त हनीफ हजारी साहब भी मौजूद हैं, आदिल नजम साहब भी मौजूद हैं और बुखारी साहब भी मौजूद हैं। हनीफ हजारी साहब, आप दूसरी जो बात बता रहे थे, एक तो पॉइंट आ गया आपकी तरफ से। दूसरी बात यह है कि बड़ी ही अच्छा जुमला इस्तेमाल किया डॉक्टर अशफाक अहमद ने भी कि चाइना ने पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास साइलेंटली $4.5 बिलियन रिजर्व में रखवा दिए।
तो इस वक्त रखवा दिए हैं 8.2 बिलियन सर, रखवा दिए हैं, ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जी ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारे रिजर्व में तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए ना, हमारे रिजर्व के जो नंबर है उसमें तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए अगर है। ये जो 8.2 बिलियन डॉलर जो स्टेट बैंक के पास हमारा रिजर्व शो हो रहा है, इसमें 4.5 बिलियन डॉलर चाइना के हैं। अगर ये आप निकाल दें तो मुल्क वाकई बहुत बुरी खसारे की तरफ चला जा रहा है। तो ये भी चाइना, और आज तक चाइना ने इसका जिक्र नहीं किया। अच्छा ठीक है। और एक जो तीसरी सबसे बड़ी चीज जो की है चाइना ने, वो ग्रांट दी है 1.5 बिलियन डॉलर की, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन सपोर्ट के लिए है। जो चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो चाइना ने की है, वो चाइना ने ये किया है कि आपको 3 बिलियन डॉलर का लोन दिया है इन ऑल टुगेदर, और 3 बिलियन डॉलर ट्रेड रिलेटेड जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, इसमें हमें टाइम और वक्फा दिया है। तो अगर इस मद में देखा जाए तो 6 बिलियन डॉलर है। तो आपको याद है कि जब हमने सी पैक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि पाकिस्तान के लिए 3 इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 84, चैप्टर 85, चैप्टर 86, जो कि हमारा कस्टम एक्ट कहता है कि इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा प्रेफरेंस देगी। इस बेसिस पर बहुत अच्छी तरीके से बात हुई है। इसका पूरा सेहरा मैं रज़ाक दाऊद को दूंगा, क्योंकि इनकी खुद भी इंडस्ट्री से और मशीन रिलेटेड सारा बिजनेस है उनका। ठीक है, टेक्निकल बिजनेस। अच्छा अगर आते हैं वहाँ पे बड़ी डिटेल में बात हुई। ठीक, आदिल नजम साहब, इससे पहले जो पूरी दुनिया में एक बात हो रही है, कॉज ऑफ कंसर्न है, और IMF का भी उसमें एक ये रहा, अमेरिका का रहा, स्पेशली अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को कर्जा इसलिए नहीं देंगे कि वो कहीं चीन का कर्जा ना उतारे। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान कहीं चीन के डेट ट्रैप में तो नहीं फंसता जा रहा, कहीं हम चीन की कॉलोनी तो नहीं बनने जा रहे। कहां तक ये तासुर आप समझते हैं कि सही है इस वक्त? देखिए, ये एक से दो पहलू है। एक पहलू तो आलमी सियासत का है। आलमी सियासत में इस वक्त जो है एक इकोनॉमिक जो टसल है वो चीन और एज अ राइजिंग पावर, और अमेरिका एक तरह से आप डिक्लाइनिंग कहें या स्टेबल कहें या जो भी है, लेकिन जो एक पहले की बड़ी पावर थी वो एक गेम चलती है, और वो गेम जो है वो चीन भी खेल रहा है, वो अमेरिका भी खेल रहा है, और दोनों अपने महाल ढूंढेंगे, और उस महाल में पाकिस्तान हमेशा बीच में जो है वो क्रॉस फायर में रहेगा, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से भी बहुत अहम है, और चीन जो है वो उससे एक हिस्टोरिक है, तो वो गेम तो रहेगी। अब हमने सवाल ये पूछना है कि पाकिस्तान के लिहाज से हम किसी ट्रैप में फंस रहे हैं या नहीं। पहला मेरे ख्याल में जवाब ये होगा कि ट्रैप में तो हम हैं, हम जिस मर्जी के पास जाएंगे। देखिए, जब आपके घर का हाल इतना बुरा होता है जितना हमारा है, तो आप चाहे चीन के पास जाएं, चाहे आप सऊदी अरेबिया के पास जाएं, चाहे अमेरिका के पास जाएं, कोई ना कोई ट्रैप तो होगा। उस ट्रैप से निकलने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपनी मईशत को स्टेबल करें, और अपनी स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं, जो भी आपको रिलीफ जो भी मिलती है, वो थोड़ी देर का आपको एक ब्रीदिंग स्पेस, ठीक, और फिर फैसला ये करना होता है कि आपने उसमें क्या किया। तो ट्रैप का फैसला जो है वो पाकिस्तान एक तरह से करेगा कि अगर हम अपने पैरों पे खड़े होने की तरफ के इकदाम करेंगे तो ट्रैप कम होगा। जितने हम कमजोर होंगे उतने आप यकीनन ट्रैप में रहेंगे, चाहे वो ट्रैप अमेरिका का हो, चाहे वो ट्रैप चीन का हो, चाहे वो ट्रैप सऊदी अरेबिया का हो। एक मैं आखिरी बात कहूंगा कि लेकिन जो यहाँ फर्क है चीन के लिहाज से, वो सीपेक, और सीपेक में जिसको चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है, चीन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये सक्सीड हो। पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर ये किसी इस तरह से सक्सीड होती है कि पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रक्चरल फायदा होता है, देन इट इज अ विन विन। मेरे ख्याल में जो अंदर की बात आप पूछ रहे थे मेहमानों से, जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि इस गुफ्तगू में मेरे ख्याल में सियासत भी बहुत डिस्कस हुई होगी, और खुसूसन जो पाकिस्तान में स्ट्रीट एजिटेशन हो रही है, अगर दूसरे बाहर के इन्वेस्टर चीन देख रहा है कि पाकिस्तान में सड़कों पे क्या हो रहा है, तो यकीनन उसको तशवीश होगी। और सवाल ये जी, बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नजम साहब का एक सवाल है जी। ये डॉक्टर नजम ने जो कहा ये बहुत अच्छा नुक्ता है। पहले भी उन्होंने बात ये की कि पाकिस्तान चीन को क्या एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर चीन ये फैसला कर भी ले कि पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी, या पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस इस वक्त बहुत ज्यादा चीन के हक में है, उसे कुछ बेहतर किया जाए। और ये जो मसला है इसका ताल्लुक हमारे अंदरूनी मसाइल से है।
अब डॉक्टर आदिल नजम ने जो जिक्र किया वो पिछले चंद दिन में आपने देख ही लिया जो पाकिस्तान की सड़कों पे हुआ है, लेकिन उसके अलावा बहुत से पॉलिसी इश्यूज भी हैं और पॉलिसी इश्यूज का ताल्लुक कुछ मौजूदा हुकूमत से है, लेकिन एक बड़ी हद तक ताल्लुक तो माजी की गलतियों में है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान को जितना मखलूस किया गया है उससे एक खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए खड़ी हो गई है। और अब बहुत ज्यादा जरूरत वक्त की ये है कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे ठोस इस्लाहात हों जिससे पाकिस्तान का खासतौर पे टैक्स का निज़ाम जो कि काफी मसाइल का शिकार है उसे बेहतर किया जाए ताकि हुकूमत के पास जराए बढ़ें और उन जराए के जरिए से हुकूमत मुल्क का निज़ाम बेहतर तौर पे चला सके। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव देने की जरूरत है तो फिर वो कर सके, दूसरे इकदाम कर सके। जब तक ये आप यानी एक ऐसी कैफियत में रहेंगे कि दुनिया भर से आप इसी कोशिश में रहेंगे कि आज किसी ने भीख दे दी, 6 महीने बाद कोई और। अच्छा बुखारी साहब ये जो मैरीटाइम के हवाले से भी बड़ी बात हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, और जाहिर है कि ये भी बात की जा रही है कि हमारे गवादर के जो ऑपरेशन हैं वो चीनी हुक्काम जो है उनके पास होंगे। अगर ये क्या सूरत हाल कहीं खुदा ना खास्ता श्रीलंका में जो हमन टोटा वाली सूरत हाल है उस तरफ तो नहीं जा रही? एक कंसर्न तो इस तरफ भी काफी लोगों के है ना? ये लोगों की देखिए कंसर्न तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है क्योंकि चीन का पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी जो दिफाई क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के साथ साल से बहुत करीबी ताल्लुकात चल रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान में वो कैफियत नहीं है कि चीन आके अपना यहाँ पे कदम जमाए और अपने लिए कोई फैसिलिटी कायम करे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से तो उनकी वैसे ही कोऑपरेशन, वैसे ही उनकी एक अंडरस्टैंडिंग चली आ रही है। और आज मुझे मालूम नहीं आपने ये खबर सुनी या नहीं कि इंडिया ने अपनी एक डोमेस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन आज लॉन्च की है, पहली इस किस्म की न्यूक्लियर सबमरीन, जिसके नतीजे में चीन यकीनन अपने सिक्योरिटी के मामला पे नजरसानी करेगा, क्योंकि उन्हें कंसर्न होगी कि इंडिया को जिस तरह अमेरिका की पुश्तनाही हासिल है और इंडिया जिस तरह एक तरह से इस खत्ते में एक कुव्वत के तौर पे उभर रहा है जो कि चीन के खिलाफ है, तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को मजीद मजबूत देखना चाहेंगे। ठीक है अजारी साहब, ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले बहुत ज़्यादा फोकस उनका था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इससे पहले जो हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, आप एनर्जी के सेक्टर में आ जाएं, आप दीगर सेक्टर में आ जाएं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अगर ट्रेडिंग स्टेट से निकलकर इंडस्ट्रियल स्टेट साइड पे आना है तो वी नीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये बिल्कुल हम समझते हैं कि सही डायरेक्शन में कदम होगा, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं 2-3 बातें कहूँगा कि आपने कहा कि यूएसए को और आईएमएफ को ये कंसर्न था कि पाकिस्तान जो पैसा आईएमएफ से लोन जो सीख कर रहा है वो चाइना के डेट्स उतारने के लिए इस्तेमाल करेगा, वो तो बिल्कुल प्रूव रॉन्ग हो गए कि पाकिस्तान 2024 तक चाइना को एवरी ईयर, आज से हम 2019 से लेके 24 तक निकालें तो पाकिस्तान को सिर्फ $1.5 बिलियन देना है। $350 मिलियन की एवरी ईयर लाइबिलिटी है, जो मेजर लाइबिलिटी पाकिस्तान की जो सी पैक से रिलेटेड पड़ेगी वो 2024 है। तो कंट्री को 5 साल का बहुत अच्छा ब्रीदिंग स्पेस मिला। दूसरा, आपने ये सुना होगा और हम समझते हैं कि MOU में ये इनकॉर्पोरेट किया गया है कि पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी टोटल ईयरली इंपोर्ट्स का जो कि $5 ट्रिलियन से ज़्यादा है वो ग्वादर के थ्रू राउट करें, तो हमारे लिए इसका जस्टिफिकेशन और जॉब्स भी निकलेंगी। अच्छा। अगर इस चीज़ को आप देखते हैं तो हम समझते हैं कि ग्वादर का जो हम समझते थे कि ग्वादर एक तरीके से हाईजैक हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये थी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि देखें, आप हाउसिंग पे जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान हाउसिंग के लिए चाइना से बहुत बड़ी हेल्प लेगा। और आप समझ लें कि इमरान खान 50 मिलियन हाउसिंग कह रहे हैं,
अगर ये मुल्क 1 मिलियन हाउसिंग भी बना गया इनके टेन्योर में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इससे आप एम्प्लॉयमेंट का आप देखें कितना बड़ा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ निकलेगा। यहाँ तक कि हमने प्री अलर्ट पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री को दे दिया है कि आप अपनी कैपेसिटी को देखें और अब आप आइंदा आने वाले दिनों के लिए देखें, क्योंकि जो चाइना है इससे हमारा सीपैक का मुआहदा है, बिल्ड टू ट्रांसफर है। उसके सिलसिले में हम कोई चाइना को फोर्स नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान का कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करें। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा ये जो प्रोजेक्ट सी पैक का था 46 बिलियन पे स्टार्ट हुआ, एंड 62 पे हुआ, फिर 64 पे हुआ, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ओवररन हो गए हैं। इसकी वजह से हमें $3 बिलियन की हमें चाइना को पेमेंट करनी पड़ती ताकि प्रोजेक्ट पूरे मुकम्मल हो जाते। तो चाइना ने ये भी इनको एश्योरेंस दे दी कि हम 67 पे में $3 बिलियन और भी हम फाइनेंस कर देंगे, इवन दो जो हमारा ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था। अब जहाँ तक आपने कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है हमें ये पूरे दौरे के अंदर, और ये जिस तरीके से ये होमवर्क करके गए थे, आप बिलीव नहीं करेंगे इतना होमवर्क करके ये गए हैं, जो कि पहले सिर्फ स्लोगन होते थे। अच्छा। ये होमवर्क करके गए, हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान भी इससे फायदा उठाएगा। और अब जो बातें हो रही थी ना, वो रेसिप्रोकल बेसिस पे हो रही थी। ठीक है, आप हमसे $10 बिलियन ले जाएंगे, हमें $2 बिलियन मिलेगा, क्या हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? देखें, अब इस रेसिप्रोकल के ऊपर जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, आदिल नजम साहब, इस वक्त जो बात की जा रही थी कि जो अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे सी ज़ाहिर है कि कंप्लीशन की तरफ हैं, और उसमें हम एक फिक्स्ड हमारे मामलात हो गए थे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रीनेगोशिएट शायद किया जा सकता है। तो अपनी टर्म्स के ऊपर क्या इत्तलात है आप तक कि कितना मुमकिन होगा पाकिस्तान के लिए किसी भी चीज़ पे, किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे रीनेगोशिएट करना पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हवाले से? इतला तो मेरे पास कुछ नहीं है जी, सिर्फ एनालिसिस है। इतला वाले आपके दूसरे मेहमान बेहतर जानते हैं कि अंदर की क्या बातें, लेकिन एनालिटिकल लेवल पे मेरे ख्याल में ये जैसे रीनेगोशिएट आप क्यों करना चाहेंगे? दो चार वजूहात। या तो ये कि आपका पिछला जो एग्रीमेंट था उसमें कोई ऐसे शिक थे जो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं थे। दूसरा, आप उसलिए करना चाहेंगे कि आप अब जब प्रोजेक्ट बन गया तो किसी तरह आपको इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसका आपने पहले नहीं सोचा। और मेरे ख्याल में वो दोनों चीजें हो सकती हैं अगर वो हो, लेकिन ओवरऑल जो आप पहले सवाल किया था, मैं उससे लिंक करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी वाला। देखिए, एक जमाना होता था जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ये होता था कि किसी के पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई एक चमकता हुआ खिलौना है जो आपके पास नहीं है, वो आपको दे देगा तो आप जो है उससे आपकी तरक्की हो जाएगी, कोई न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी। आजकल का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी में जो आप नॉलेज ट्रांसफर की बात करते हैं, उसके लिए आपके पास रिसीविंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके इदारे जो हैं उस किस्म के लोग पैदा कर रहे हो जिससे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसके कर्व को ऊपर ले जा सके। इसलिए मैं कहूँ पाकिस्तान के पास एडवांटेज है। हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन 200 मिलियन के मुल्क में वी डू हैव द कैपेबिलिटी कि हम ये जो वर्ल्ड है जिसमें अभी तक हम बहुत पीछे हैं दूसरे ममालिक से, अगर हम सीपेक के हवाले से इसको कैच कर लें और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे आ जाए तो दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट। मेरे ख्याल में जो मेरा सबसे बड़ा हमेशा से रहा है क्रिटिसिज्म सीपेक का, वो एनर्जी के हवाले से है कि हम जो है बजाय हम जो है ना, आप सुनिए कि एमपी ये आईफोन के दौर में कह रहे हैं हमें कैसेट दे, हम बजाय रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज विच आर नाउ कटिंग एज हम कहते हैं कि हमें कोयला दे। और उसमें कई बार शक ये होता है कि शायद चीन हमें कह रहा है कि जी तुम कोयला लगा दो, हालांकि ऐसा नहीं है, चीन तो खुद अपने कोयले पे डिपेंडेंस कम कर रहा है। तो उस लिहाज से वी हैव टू आस्क, जाहिर है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आपने बात की, ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो रेसिपिएंट साइड है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी कैपेबल है इसको लेने की, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त प्रोग्राम में सिलसिला जो है वो मजीद आगे बढ़ाएंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक।
बात इस वक्त की जा रही है पाक चाइना दोस्ती की और पाक चाइना का इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है इसके हवाले से। बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। इक्तिसादी फरहान बुखारी साहब, इस वक्त गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ हमारा। आदिल नजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, आज हमने पाकिस्तान में देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है 800 पॉइंट गिरी और वो गिरी थी ज़ाहिर के रीजनल मार्केट की वजह से। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा था अमेरिका के, उसकी वजह से। लेकिन मीडिया पे यहाँ पे कोट ये हुआ कि जनाब वजीर आजम की को चीन से कुछ नहीं मिला इसलिए स्टॉक मार्केट गिर गई नीचे। तो ये इस तरह का माहौल इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कितना स्पेस निकालना चाहिए ऑपोजिशन को और दीगर सियासी जमातों को इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए? इसका जवाब तो आप देंगे, आप मीडिया वाले। मेरे ख्याल में बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशन पिछले कुछ हफ्तों में जब से ये नई हुकूमत आई है, खुसूसन मुआशी मामला की हुई है, तो वो कंफ्यूज कर देती है शॉर्ट टर्म को और लॉन्ग टर्म को। वो कंफ्यूज कर देती है मीडिया में कॉन्वर्सेशन के स्ट्रक्चरल को और रिलीफ को। मार्केट जो है ये मेरे ख्याल में पाक चीन जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उसके बेसिस पे इतनी मूवमेंट जो है, तो दुनिया वैसे ही इतने मुंतशर है, इतने इंतशार का शिकार है कि बहुत सारी और चीजें हो रही हैं जो स्टॉक मार्केट्स को इफेक्ट कर रही है। और खुसूसन स्टॉक मार्केट के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में आप देखें तो एक तरह से ये वेव ये आई हुई है कि वी आर इन फॉर अ ग्लोबल करेक्शन। आप चाहे वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट देख लें, चाहे आप यूरोप में देख लें, चाहे आप एशिया में देख लें, तो इस वक्त तो रुझान यही नजर आ रहा है कि एक तरह से करेक्शन हो रही है कि जो स्टॉक मार्केट में पिछले 1.5 साल से एक थोड़ा सा यूफोरिया था, उसकी करेक्शन हो रही है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी जो आप देख रहे हैं उसकी दूसरे महर्रिकात भी हैं, लेकिन वो महर्रिकात बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके इन्वेस्टर्स की तादाद बड़ी कम है। तो वो जो बड़े इन्वेस्टर जब कुछ मूव करते हैं, नहीं मैं तो बात कर रहा था खबर का कि ज़ाहिर के जब कुछ नहीं मिला तो इस तरह से उसको जोड़ दिया गया। बुखारी साहब, इक्तिसादी राहदारी ही होनी चाहिए, वजीर खजाना का ये कहना है, क्योंकि ज़ाहिर के ट्रेड इम्बैलेंस है, पाकिस्तान जो है वो खसारे में है तिजारत में। और दूसरा ये कि अभी इस पैकेज के हवाले से, इमदादी पैकेज के हवाले से उनका कहना है कि अभी ये मफरूज़ों पर मबनी है। तो और इसी तनाजुर में आज स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट गिरी, गो के वो गिरी ईरान की वजह से, ईरान पे सैंक्शन की वजह से। लेकिन यहां पे ये कहा गया कि जनाब चीन से हमें कुछ नहीं मिला, इमरान खान साहब को जो है वो चीन से लिफ्ट नहीं मिली, इस वजह से मार्केट गिरी। तो मैं दीगर सियासी जमातों के किरदार और उनके उसके ऊपर जा रहा हूं। एक नेशनल कंसेंसस पे तो आ जाए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसकी भी कुछ वो है मुहर्रिकात है, उनके ऊपर तो कम से कम एक हो। बुखारी साहब जनाब, आज की मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर आप भी कमेंट करें। अच्छा, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, आप सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा था कि वजीर खजाना का कहना है कि इक्तिसादी राहदारी, ट्रू सेंस में इक्तिसादी राहदारी होनी चाहिए, ट्रेड इम्बैलेंस में हमें काफी मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल है, और मेरे ख्याल में इसी नुक्ते पे काफ़ी जोर दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के दौरान। और मेरी इत्तला ये है कि चीन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी वफ़द को काफ़ी ये अश्योरेंसेस दी हैं कि चीन कोशिश करेगा कि चीन का जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है, उसमें कुछ पाकिस्तान की मदद कर सके। पहले डॉक्टर आदिल नजम ने बात की, मैंने भी अर्ज की थी, पाकिस्तान की अंदरूनी मसाइल जो हैं वो तो हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मुमलिकत को हल करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम अपनी मईशत को ज़्यादा मुस्तहकम बना सकें। और इस इस्तेहकाम के नतीजे में ना सिर्फ ये कि हमारे मामलात बेहतर हों, हमारा जो ट्रेडिंग पोजीशन है, एक्सपोर्ट्स जो कि पिछले 5 साल में बदकिस्मती से क्रैश हुई हैं, यानी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब जिस साल हुकूमत में आए थे, उस साल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी वो जब वापस वो गए हैं और जब नून लीग की हुकूमत इस साल ख़त्म हुई है, तो वो एक्सपोर्ट्स इन 5 सालों में गिरी हैं और 5 साल बाद कम थी।
डॉलर टर्म्स में, जिसका मतलब ये है कि हमारी बरामदात को बड़ा धचका पहुंचा है और इन्हें इस सूरत हाल को बेहतर करने की जरूरत है। Well, despite the fact we were enjoying GSP plus status for the last 2 years. जी बिल्कुल, और हमने उस GSP प्लस का कोई फायदा नहीं उठाया और हम उस GSP प्लस में अजारी साहब से जरा कमेंट लेते हैं। अजारी साहब, अब तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, आपने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनाई। अब तो IMF के पास फिर हमें, अगर हम गए भी तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से एक स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए नहीं होगा। अच्छा देखिए, हम थोड़ा सा IMF की तरफ आपको इतला देते हैं। IMF से निगोशिएशन में जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट था हमारा, वो ये था कि हमारे पास इतने रिजर्व्स भी नहीं थे कि जो 3 मंथ्स की इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकते थे। ठीक है, और ये IMF की पहली कंडीशन है। देखिए, लोग कहें कि अब इतना हो गया कि हमें IMF के पास नहीं जाना, नहीं, हमें IMF के पास जाना है जस्ट टू हैव ए क्लीन हेल्थ सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब इसका क्वांटम क्या होगा? देखिए, सारे लोग कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास $8.4 बिलियन के रिजर्व है, प्राइवेट बैंक में हमारे और आप जैसे लोगों के पड़े हुए हैं 5 बिलियन तो 13 है। नहीं, अगर आप नेट देखें, 12 महीने में लाइबिलिटीज जो कि हमें पे करनी है, तो हम इस वक्त नेगेटिव रिजर्व्स में हैं जो हमारे 12 बिलियन बनते हैं। तो ये जो 6 बिलियन और 6 बिलियन चाइना के मिला के 12 बिलियन बन जाते हैं। देखिए, हम सब चाइना के साथ इम्बैलेंस ट्रेड की बात करते हैं, हम वो बात क्यों नहीं करते कि हमने FTA उनके साथ साइन किया है और चाइना FTA के मामले में जरा भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अभी भी लेटली 3 महीने पहले निगोशिएशन हुई जो कि कंक्लूड नहीं हुई है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस दफा जो वक्त गया है, उन्होंने FTA की आइटम्स पे आइटम बाय आइटम डिस्कस किया होगा। देखिए, जो इस पूरे दौरे में जो सबसे खूबसूरत चीज हुई है, जो हम आज आपको बताना चाहते हैं, वो आज हुई है। जो एग्जीबिशन था, इसमें दुनिया की 28 टॉप कॉर्पोरेट्स ने हिस्सा लिया था और पाकिस्तान को यकीन मानो कि दिल अश्क कर गया कि जो मुकाम दिया है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे विजिटिंग डेलीगेशंस को, हर स्टॉल पे, हर कैंप के अंदर जो हमें आवभगत मिली है। और लेटली जब निकलते निकलते रशिया के डेलीगेशन ने जो हमें एश्योरेंस दी है, अगर ये भी मटीरियलाइज हो गई तो देखिए, हम अभी इस वक्त ज्योग्राफिकल अलूफ हो गए थे। अब अचानक हमें पता चल रहा है कि हमारे हर ब्रदर मुल्क हमसे कारोबार करना चाहता है। अगर ये हो गया, देखिए, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर, जो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि ईरान के ऊपर जो सख्ती लगा दी, ये ईरान का 4 बहार आपकी CPEC को ले डूबता, क्योंकि द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते। अब 4 बाहर के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है, इंडिया, जिसको इन्होंने इलेक्शन तक के लिए लीवरेज दी है कि आप ईरान से फ्यूल इंपोर्ट्स कर सकते हैं। वरना 4 बाहर के ऊपर अगर इसको सक्सेस मिलता तो अफगानिस्तान को इजीली एक्सेस मिल रहा था ईरान के 4 बाहर से, तो वो आपके CPEC की तरफ नहीं आता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देखिएगा, अफगानिस्तान की पॉलिसीज में भी बहुत चेंज आएगा। वो आपके पास इस पे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें यकीन माने, हम जब भी बात करते थे, मैं खुसूसन CPEC पे मैंने बड़ी रिसर्च की है, मुझे कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही थी। इस दौरे के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारा भी कोई हक कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हो गया है। इसकी वजह इंटरनेशनल भी हो सकती है, जो ट्रेड फाइटिंग हो रही है बिटवीन USA और चाइना के दरमियान। आपको याद होगा, इन द मंथ ऑफ मई IMF के प्रेसिडेंट ने डेवोस में अपनी स्पीच में कहा था, उसने कहा था कि पाकिस्तान विल बी द कोलेटरल डैमेज बिटवीन द फाइट USA एंड चाइना। लेकिन अल्लाह ने ये सारे क्राइसिस दूर कर दिए। हमें एक चीज़ है कि हम कंसेंसस नहीं है। मुझे आज पॉलिटिकल पार्टीज का सुन के ये लगा कि ये खुद नहीं बोल रहे, इनकी जेलसी बोल रही है।
कि why we have not negotiated. आदिल नजम साहब, तो हम चाबहार वाली जो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है। और दूसरा ये कि द हिंदू समेत इंडियन और भी पाए के इस वक्त अखबारात हैं जिसमें बाकायदा एडिटोरियल्स आ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो आगे बढ़ के सीपैक का हिस्सा बने। जाहिर है कि उसके कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो आगे चल के कहीं ना कहीं सूनर और लेटर ये थॉट है कि वो भी सीपैक से जुड़ना चाहेगा। जब पूरी दुनिया जुड़ रही है तो वाई नॉट इंडिया? क्या कहेंगे आप? इमरान साहब, हमारा आदमी ये है कि हमारी जब भी ब्लेसिंग आती है तो डिस्गाइज में आती है। मेरी तो दुआ है किसी दिन खुल्लम खुल्ला आ जाए। जब हमेशा ये आती है कि अगर ये हो गया, अब ये हो जाएगा, आइंदा ये हो जाएगा। यार ये सुनते सुनते 70 साल हो गए। आई होप हो जाए, मेरी दुआ, मैं आई रियली होप के हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो भी चीन रिलीज देता है, सऊदी अरेबिया देता है, IMF देता है, मसला ये है कि उसके बाद क्या करेंगे। तो IMF आपको पैसे दे देगा तो उसके बाद क्या होगा। देखिए 21 बार हमने IMF से अरेंजमेंट लिए 1958 से लेके अब तक। मैं अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 9 प्रोग्राम्स हमारे जो थे वो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट के थे, लेकिन टोटल अरेंजमेंट। तो हम एक तरह से आदि एडिक्ट हैं। हम ये जो हमारे क्राइसिस आती है सो कॉल, उसको हम मोमेंटरी उस पर हम एक बैंडेड लगाते हैं। उस वक्त हम अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको थोड़ी देर के लिए ठीक कर लेते हैं, 5 साल बाद फिर वही कहानी पे आ जाते हैं। ठीक है, बाद में वही मौज मस्ती हमारी शुरू हो जाती है, वही मौज मस्ती दोबारा। आखिरी वाली बात जो आपने बात की पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर सारे एक पेज होते हैं, बड़ी अच्छी बात होती है अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। लेकिन माजरत के साथ अपनी सड़कों पर जब जंग हो रही होती है उस पर तो एक हो नहीं सकते, जब टेररिज्म हो रहा होता है उस पर तो एक हो नहीं सकते। तो आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मईशत जैसी चीज पे सारे जो हैं वो गले मिलकर कहेंगे हाँ जी हो ना पुरुष हम सारे भाई हो गए। तो ये जो जैसे फरहान बारी बारी कह रहे हैं, जब तक हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को मुस्तहकम नहीं करते, इस रिलीफ का अगर फायदा लेना है तो वो सिर्फ ये है कि यूज दैट ब्रीदिंग स्पेस जो आपको थोड़ी सी मिली है टू डू दोज डोमेस्टिक थिंग्स जिससे आपकी स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, डॉक्टर हनीफ हजारी साहब और फरहान बुखारी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, पाक चाइना दोस्ती की एक और मिसाल, लाहौर से चाइना चलने वाली बस सर्विस का आज रात से इफ्तिताह हो गया, जो 9 मुकामात पर क़याम के बाद 36 घंटों में मुसाफिरों को लेकर काशगर चाइना पहुंचेंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर खान, बताइए लाहौर टू चाइना बस सर्विस के हवाले से क्या अपडेट्स आप हमें देना है इस वक्त? जी बिल्कुल, पाक चाइना तनाज़ुर में पहली बार लाहौर शहर से जो है एक बस चलाई जा रही है जो 36 घंटे का सफ़र तय कर कर चाइना जाएगी, चार्टर पर पहुंचेगी। इस वक्त मैं उसी बस में मौजूद हूं और ये बस मेरा अगर कैमरामैन दिखाए काफ़ी लग्जरी बस है और बड़ी कंफर्टेबल जो है इसमें जो है सफ़र किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस बस में वाईफाई भी मौजूद है और ये बस जो है तकरीबन 36 घंटे का सफ़र तय करेगी और उसके बाद चाइना कागजर बॉर्डर पर जो है वो ये पहुँचेगी। इसके साथ साथ मैं आपको भी बताता चलूँ कि 9 मकामात पर स्टे किया जाएगा और उन मकामात पर जो मुसाफिर होंगे उनको जो है रुकने की, खाना खाने की फैसिलिटी भी जो है वो दी जाएगी। ताहम ये बस जो है पीर, मंगल और हफ्ते और इतवार, हफ्ते में 4 बार जो है ये चलाई जाएगी। पहली बार इस बस का आगाज लाहौर शहर से आज रात को किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि जो मुसाफिर होंगे उनको 20 किलो का वजन जो है इस बस में लेके जाने की इजाज़त होगी। ताहम इसके साथ साथ जो वन वे टिकट है वो तकरीबन 13,000 रुपये की, जबकि रिटर्न टिकट अगर बात की जाए तो वो 23,000 रुपये की जो है वो शहरी अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा और इसमें पाकिस्तान को क्या कुछ मिला, यकीनी तौर से बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छी डायरेक्शंस हैं। मजीद आगे क्या सूरत हाल बनती है इंशाल्लाह आपसे कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।